वेव नेचर, हाँ कोई रजिस्टर दिखाएगा? अरुंधति तुम दिखाओ रजिस्टर। वेव नेचर, अच्छा ये चार्ट सा बनवाया था, वेव नेचर स्टार्ट होगी, ये क्या था? अच्छा तो मैं, चलो भाई वेव नेचर स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दो नेचर होती हैं, उसमें से एक नेचर कौन सी है? वेव नेचर, और दूसरी नेचर कौन सी है? पार्टिकल नेचर। पहले हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, देखो पार्टिकल नेचर जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो वेव नेचर से पहले आई थी, है ना, मतलब पहले भी आ चुकी थी, और उसको न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने पार्टिकल नेचर के बारे में पहले बता दिया था, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। लेकिन वेव नेचर लेटेस्ट है, ये बाद में ही, ठीक है। लेकिन जो वेव नेचर है ये न्यू थी और लगभग 19th सेंचुरी के आसपास ही आई, जबकि ये पहले आ चुकी थी 18, इसे बंद कर दो, गेट बंद कर दो। 1800 के आसपास आई थी पार्टिकल नेचर, और वेव नेचर 1900 के आसपास आई। और वेव नेचर पे जो हमारा काम किया, वो किया है काम, अरे यार इतनी सीट खाली पड़ी है यार, उसके पास ही जाके बैठ रहे हो। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, पहले भी आई थी इनकी बात रदरफोर्ड के मॉडल में, उनके ड्रॉबैक में इन्होंने बताया था वेव नेचर के बारे में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला, इनकी जो बात थी वो मैं बता ही चुका था, कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट करता है, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल में जब क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, तो वो एनर्जी का लॉस करता है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है अपने साथ दो फील्ड को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड अपने साथ जनरेट करता है। और ये दोनों फील्ड भी ऐसे चलते हैं जैसे कोई वेव चलती है, ठीक है। ये दोनों फील्ड वेव की तरह चलेंगे चार्ज पार्टिकल से। कैसे? आपने पढ़ा भी होगा शायद, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, मान लो ये बना दिया मैंने एक्स एक्सिस, ये बना दिया मैंने वाई एक्सिस, ये बना दिया मैंने जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ बना दी मैंने, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। मैंने बना दी, ये जो एक्स एक्सिस है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब इस डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल चल रहा है ना, वेव के फॉर्म में। तो एक्स डायरेक्शन में अगर वो चल रहा है तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट होता है वो भी वेव फॉर्म में ही चलेगा ऐसे। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये इसकी कंपोनेंट देखो, वाई के पैरेलल आ रहे नहीं आ रहे, ये रहा, ये रहा। तो उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ जनरेट होगा, लेकिन वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? जेड, वो जेड एक्सिस में चलेगा, मतलब इस तरीके से ऐसे, इसके पैरेलल ये रहा, ये ठीक है, इसके पैरेलल। ये
ठीक है, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। कह रहा है कि EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरीके से चलता है, अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लेके चलता है, अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके चलता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जिस डायरेक्शन में रेडिएशन चल रहा है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो सिचुएशन कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक, दो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ पॉइंट बोले। पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये जो बात मैंने बोली, क्या बात बोली है? एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, क्या बोली है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इन्होंने बोला कि भैया आपने वाटर वेव्स तो देखी है, पानी के अंदर जब आप पत्थर फेंक के मारो तो वेव्स नहीं निकलती ऐसे, वाटर वेव्स। एंड साउंड वेव्स भी देखी होंगी। मैं बोल रहा हूं, आप तक आवाज पहुंच रही है तो ये साउंड वेव्स ही तो है, ये आवाज आ रही है साउंड वेव से, है ना? इन दोनों वेव्स को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये दोनों वेव्स रिक्वायर्ड करेंगी क्या? मीडियम। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव्स नहीं चलेंगी। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं वाटर वेव्स में यहां जनरेट कर सकता हूं, पानी है यहां। साउंड वेव्स क्या मैं वैक्यूम स्पेस में जाके बोल सकता हूं? आवाज ही नहीं आएगी। पानी के अंदर बोल सकता हूं, वहां भी मीडियम नहीं है तो वहां भी आवाज नहीं आएगी। तो इन दोनों को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन EMR जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको चलने के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आप देखो, सन से जब लाइट आती है तो लाइट तो EMR है, तो बीच में वैक्यूम भी पड़ता है, और जब वो अर्थ में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर भी पड़ता है, लेकिन बिना डिस्टर्ब हुए सीधी आ रही है। इसका मतलब EMR वैक्यूम में भी चल सकता है जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर में भी चल सकता है। कुल मिला के इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, मान लो आप विंटर सीजन में जब हीटर जलाते हो तो आप हीट फील करते हो, वही हीटर आप स्पेस में जाके जलाओगे तो आपको क्या लगता है? हीट आएगी नहीं आप तक? तब भी आएगी, तब भी हीट आएगी, क्योंकि हीटर से निकलने वाली जो हीट है जो हम तक पहुंच रही है वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मीडियम रिक्वायर नहीं है। जितनी हीट आपको यहां फील होगी वहीं आप स्पेस में जाके हीटर जलाओगे तो वहां भी हीट फील होगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो EMR को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि भैया जो EMR होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये अलग अलग होते हैं, है ना? मतलब काफी टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना? डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूं ये बल्ब जल रहा है, इससे रेडिएशन निकल रहा है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हीटर से हीट आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सूरज से किरण आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन तीनों की वेवलेंथ अलग अलग है। मतलब तीनों क्या है? अलग अलग टाइप के हैं। हम कैसे पता करते हैं अलग अलग टाइप के हैं? वेवलेंथ कैसी होगी उनकी? अलग अलग। डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दिखाई देगा अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ जानते हो? वेवलेंथ लैम्डा उसकी अलग अलग होगी तो वो EMR भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, अब EMR लैम्डा के बेस पर डिसाइड किया जाता है, सेम है क्या अलग है? एक पूरा स्केल है, NCERT में बना हुआ है, हमें पूरा स्केल याद नहीं करना। आपको क्या याद रखना है? यहां मान लो गामा रेज हैं, सबसे ये गामा रेज, यहाँ पे क्या है? एक्स रेज, है ना? यहाँ क्या है? UV रेज, और बीच में है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, और यहाँ है इंफ्रारेड रीजन, फिर रेडियो वेव्स, है ना? फिर आगे भी है। ठीक, विजिबल रीजन बताओ कहां से स्टार्ट होता है? V से स्टार्ट होता है, VIBGYOR, पढ़ा होगा विबग्योर। ये हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? तभी इसको बोल रहे हैं विजिबल रीजन। सबकी वेवलेंथ अलग अलग है,
लेफ्ट से अगर राइट जाऊंगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, है ना। इसका मतलब विबग्योर में किसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है, रेड की, और कम किसकी होती है, वायलेट। आपको ये स्केल याद नहीं करना, याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर भूल जाओ तो ट्रिक ये है V4 वायलेट, और देखो यहां भी UV, मतलब विबग्योर से जस्ट पहले क्या है, UV R, और यहां पर क्या है, IR, इंफ्रारेड। तो ये IR और UV भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी वेवलेंथ कहां पर है। तो विबग्योर से तो UV की कम है और IR की विबग्योर से ज्यादा है, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, विबग्योर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। अब इसके अंदर फोर्थ जो पॉइंट आता है, फोर्थ ये पॉइंट ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अच्छा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिख देता हूं, इसको बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत सारी वेवलेंथ आ गई ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं, बहुत सारी वेवलेंथ जब एक साथ प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। तो पूरी स्ट्रिप को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको कौन सा दिखाई देगा, विबग्योर दिखाई देगा, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देगा, ये इसलिए इसको विजिबल रीजन भी बोला जाता है। फोर्थ पॉइंट बोला उन्होंने कि भैया जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप पढ़ते हो उसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा सकती है, उसकी वेवलेंथ बताई जा सकती है, उसका वेव नंबर बताया जा सकता है ना, वेव नंबर, ठीक, उसका एम्पलीट्यूड बताया जा सकता है, उसकी वेलोसिटी बताई जा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एक वेव होता है, क्या होता है, वेव, तो उसकी ये खास प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी भी होती है उसकी, वेवलेंथ भी होती है उसकी, वेव नंबर भी होता है उसका, एम्पलीट्यूड भी होता है उसका, वेलोसिटी भी होती है उसकी, है ना। तो अब हम ये चीजें पढ़ेंगे, तो पहले आप इस चीज को नोट कर लो, फिर हम वन बाय वन ये पढ़ेंगे। हो गया, नेक्स्ट नेट कर दूं, कर दिया नेट। हाँ यहां से बनाओ, यार तुम दोनों बात कर रहे हो, नीचे कर दो, फटाफट नोट करते चलो।
हो गया? हाँ लिख लो माइक्रो, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। मैंने क्या कहा, इसे याद नहीं करना आपको। याद क्या होना चाहिए? यूवी याद होना चाहिए, आईआर याद होना चाहिए और विबग्योर, बस। बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, है ना। माइक्रो लिख लो, ये मैंने ऐसे लिख दिया। हो गया? नीचे कर दूं? कितने पैरामीटर हैं? 1 2 3 5 है। 5 पैरामीटर कवर कर लेते हैं। किसको? इसको, ये मार को? अच्छा पैरामीटर, अभी बता, पैरामीटर की बात करूंगा तब बता दूं। हाँ भाई हो गया। चलें जी। चलो ये पैरामीटर है ना, ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि अब मैं वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ता हूं। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हो क्या होता है? बताओ भाई। लक्षण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का से क्या समझते हो? स्पेशलिटी। मान लो मैं कहूं कि भाई ये है, ये ऐसा है, ये झूठ बोलता है, स्कूल नहीं आता, ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये अगर मुझे पता चल जाए मैं पहचान जाऊंगा इसको, बस। तो वेव को पहचानने की कौन कौन सी चीजें हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस वेलोसिटी से वो चल रही है, एम्पलीट्यूड क्या है। अगर ये मुझे पता चल जाए तो पहचान जाऊंगा कि वेव कैसी है ना। इंसान की भी नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वेव की भी, ठीक है। तो पहली आती है हमारी न्यू, फ्रीक्वेंसी। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको आवृत्ति। याद आया कुछ, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो आवृत्ति ये कहती है, पहले इसको देखेंगे भाई। बहुत से मैं देख रहा हूं नोट कर रहे हैं साथ साथ, पता नहीं कहां जाएंगे नोट करके। ये चल रही है वेव, और यहां मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया एक, ठीक है। और यहां पर टाइम घड़ी लगा दी, घड़ी लेके बैठ गया मैं सामने, और मैं देख रहा हूं कि 1 सेकंड में ये ऐसी ऐसी कितनी वेव इस पॉइंट से पास हुई। पूरी वेव बनेगी, यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक। 1 सेकंड में इस पॉइंट से जितनी भी वेव पास होंगी वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में निकाली जाती है? 1 सेकंड, मतलब पर सेकंड में निकाली जाती है। तो कुल मिलाकर फ्रीक्वेंसी एक तरीके की काउंटिंग है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड एक पॉइंट से पास होने वाली, ये है बस, ठीक है। आपको यहां खड़े होकर गिनना है 1 सेकंड में कितनी वेव यहां से पास हुई, ठीक है। तो ये है फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं एक लाइन लिख सकता हूं, बोलो क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स की संख्या, है ना। अब हिंदी में लिख देता हूं, वरना किसी एक पॉइंट से पास होने वाली पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड एक पॉइंट से जितनी भी वेव पास होंगी वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट हो जाएगी 1/सेकंड। पर सेकंड देख रहे हो ना आप, ऊपर काउंटिंग आ जाएगी और पर सेकंड। या फिर एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उनके नाम पर भी इसको क्या बोला जाता है? हर्ट्ज नाम दिया जाता है, HZ, ठीक है। ये पास जाने वाला है, पासेस, पार करने वाला, ठीक है। तो ये हुई हमारी फ्रीक्वेंसी।
दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी लैम्डा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेवलेंथ। हिंदी में बोलो, तरंग दैर्ध्य है ना, तरंग दैर्ध्य ऐसे तो लिखते हैं। अब देखो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सिंपल है, बहुत छोटे छोटे टर्म है तरंग दैर्ध्य। फिर आप वेव बना लो, यदि इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। अरे क्रस्ट ही तो बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं श्रृंग। याद आया? इनको क्या बोलते हैं? ट्रफ। इंग्लिश में हिंदी में गर्त, हिंदी में गर्त। ठीक है, तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस बी लैम्डा कहलाती है, या फिर दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाती है? लैम्डा, है ना। या फिर एक डेफिनेशन और है, पूरी एक वेव की लेंथ, एक वेव यहां से स्टार्ट होती है यहां पे खत्म हो जाती है, इसकी भी लेंथ क्या कहलाएगी? लैम्डा। तीनों एक ही बात है। पूरी एक वेव की लेंथ ले लो, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ले लो, दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी बताओ? यूनिट बताओ, मीटर होगी, या फिर सेंटीमीटर भी हो सकती है, या फिर नैनोमीटर भी हो सकती है, या फिर एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है। क्योंकि वेव की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है तो जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं? नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में। एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो ये तो पता ही होगा, तो इसका इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन, ये तो पता ही होंगे सारी चीजें आपको, जो भी बताई दोनों चीजें। ये कौन जानता है? वेव नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। तरंग संख्या बताओ। वेव नंबर इज इक्वल्स टू, सिंपल है, 1/लैम्डा। ये क्या कहलाता है? वेव नंबर। ठीक है, इसको समझना है तो सिंपल सा है, एक यूनिट लेंथ ले लो। कितना लिया है? 1 यूनिट। और इसके अंदर मैंने वेव भर दी बहुत सारी। एक यूनिट लेंथ है और वेव भर दी, और वेव की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। बताओ इसमें कितनी वेव आ जाएंगी? कितनी वेव आ जाएंगी इसके अंदर? ऐसे समझो इसको, एक 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, देखना सब बता देंगे इसका आंसर। एक 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और मेरे पास 2 मीटर का स्केल है, कितने कितने फीट हो जाएंगे इसमें? कैसे बताया? फिर अब यहां आओ, एक यूनिट की लेंथ है, उसमें लैम्डा वेव लेंथ है, कितनी फीट हो जाएंगी इसमें? कॉन्फिडेंस है, बोलो जैसे यहां कॉन्फिडेंस है। यहां कितनी है? नंबर ऑफ स्केल कितनी आ जाएंगी इसमें? 20/2 10। यहां क्या आएगा? ये तो करना है सिंपल। तो देखो वही तो है 1/लैम्डा। तो उसका वेव नंबर सोचो ना, हेडिंग क्या है? वेव नंबर, वेव की संख्या कितनी है संख्या, तो वो तो ऐसे निकालेंगे जैसे हमने यहां स्केल निकाला है। ठीक है, वेव नंबर। यूनिट क्या है? जो लैम्डा की यूनिट होगी वेव नंबर की 1/, वही हो जाएगी। जनरली लैम्डा वेव, अगर लैम्डा मैंने सेंटीमीटर में रखा है तो बताओ वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी? 1/, सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। एनसीईआरटी में बोला है कि जनरली वेव नंबर की डेफिनेशन यूनिट सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, मतलब वेवलेंथ जनरली आप सेंटीमीटर में रखना जब वेव नंबर निकालोगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है। वैसे निकाल किसी में भी सकते हैं, मीटर इनवर्स में निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर निकाल किसी में भी सकते हैं। वेव नंबर हो गया। फोर्थ, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ए कुछ नहीं है, ये तो बहुत बेकार है। दो मतलब या तो क्रस्ट की हाइट ले लो या ट्रफ की डेप्थ ले लो, मिडिल से जिसके अराउंड वेव घूम रही है, वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। हो गया एम्पलीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नॉन नंबर।
लास्ट बचा है एक हमारा वेलोसिटी v। वेलोसिटी तो आप जानते हैं, है ना, पर सेकंड में जो भी जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो एक सेकंड में भी जितनी दूर तक चले जाएगी वो क्या कहलाएगी, उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट आपको पता होगी क्या होती है, मीटर पर। अब मैं इसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से कनेक्ट कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या बताई थी, 1/सेकंड, और वेवलेंथ की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की यूनिट की मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, उधर भी मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी बराबर क्या होगा, वेलोसिटी बराबर न्यू इंटू लैम्डा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की स्पीड से चलता है, चाहे बल्ब वाला हो, चाहे हीटर वाला हो, चाहे सनलाइट हो, तो मैं v बराबर क्या रख दूंगा, c। और लाइट की स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिलहाल हम c रखेंगे, न्यूमेरिकल में रख के सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से एक्चुअल फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्या है, c = न्यू इंटू लैम्डा। तो अब आपको न्यूमेरिकल जब देगा और उसमें EMR बोल देगा, बल्ब की लाइट बोल देगा, सूरज की किरण बोल देगा, तो आपको c पता है, वो नहीं बताएगा नहीं फिर, क्योंकि आप जानते हैं कि EMR लाइट की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो ये होगी हमारे 5। अब इन पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले आप इनको नोट करो, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ इनके ऊपर। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल होंगे, ज्यादा टफ नहीं है फिलहाल। क्या हुआ, हो गया? हो गया, नेक्स्ट कर दो। ये वाला, ये क्या कह रहे हो, ये तो मैंने समझाने के लिए कराया। अगर आप लगता है भूल जाओगे तो नोट कर लो, वरना आपको लगता है कि याद रहेगा तो मत करो।
हो गया? हाँ चले नेक्स्ट। अब कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पहले वो करके दिखाओ। अभी तो ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आए जो बहुत टफ बन जाएंगे, आगे आएंगे। आगे कर दो उसको। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विविध भारती का स्टेशन है, रेडियो स्टेशन। वहां से जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है तो उसमें वेव्स जाती हैं, फिर वेव्स वो ऊपर सैटेलाइट में जाकर नीचे अर्थ पर आती हैं और सबके घरों में एफएम वगैरह चलता है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1368 किलो हर्ट्ज। तो पूछ रहा है कि बताओ वेवलेंथ कितनी होगी इसकी। कितना सिंपल क्वेश्चन, बताओ। सिंपल क्वेश्चन। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। डीपीपी कर ली सेकंड? फर्स्ट में कोई डाउट है? सेकंड में? सेकंड में है? बताओ जी क्या आंसर आएगा? सेम आंसर मतलब ये आ जाएगा 1368। गजब बेइज्जती है यार। ऑप्शन नहीं है, ऐसी बताओ। हाँ मीटर में निकालना, चलो लैम्डा मीटर में बताना। अब ये वेव नंबर है, आप सोचो वेव नंबर ये होता है क्या, कोई दूसरा होता है? ये है वेव नंबर और ये है फ्रीक्वेंसी। फर्क है दोनों में, फर्क है ना दोनों में, फर्क जानो। 219 ठीक है आंसर, ये सही है आंसर, 219 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1368। किलो हर्ट्स में तो नहीं रखेंगे, हर्ट्स में रखेंगे तो 10 की पावर 3 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1368 इंटू 10 टू द पावर 3। ये कट हुआ तो यार 10 की पावर 5 है ना। ऊपर हमने 3000 कर दिया, या 10 की पावर 2 कर दिया। ये 1368 इसको कट करोगे ये आ जाएगा 2.193 के अप्रोक्सीमेट या 8 अप्रोक्सीमेट। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 219.8 मीटर आंसर। सही है वो। अब तुम कैलकुलेशन करो, सही है। अब तुम जानो क्या गलती करी तुमने। ये सही है बिल्कुल आंसर। 100 है वो, 110 नहीं है। ठीक है, ये आया था। हाँ तब भी ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने। एक वेवलेंथ है 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वेव नंबर पूछा है, न्यू बार क्या होगा, और दूसरा भैया रानी के फ्रीक्वेंसी पूछा है। दोनों के सिंबल में फर्क जान लो। कभी फिर ये करते वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी लिख दो, दोनों अलग अलग हैं, सिंबल में भी फर्क है।
बताइए जी, पहले वेव नंबर बताओ। वेव नंबर आपको बताना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर यूनिवर्स, और इसमें बताया जाता है मैंने जैसे बताया था आपको। और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, हर्ट्ज या सेकंड यूनिवर्स में बताई जाती है। अगर मेंशन भी ना हो तो आप वेव नंबर सेंटीमीटर यूनिवर्स में निकालेंगे, ये बात बोली है मैंने, है ना। into the power 4 सही है, वेव नंबर सही है। फ्रीक्वेंसी वेव नंबर तो सिंपल आपने ऐसे निकाल दिया होगा, 1/λ, और इसे पहले तो मीटर में करो, 10⁻⁻10, सेंटीमीटर में करने के लिए 10⁻² सेंटीमीटर है ना, तो कितना आ जाएगा 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको रख के सोल्व करो, आंसर आ जाएगा 1/5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हो जाएगा ऐसे सोल्व। कैलकुलेशन का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, C = न्यू इंटू लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी = 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लैम्डा इस बार मीटर में रखेंगे क्योंकि SI सिस्टम में चल रहा है, सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे। तो क्या रखा जाएगा 5800 इंटू 10⁻⁻10। इसको सोल्व करो, वेलोसिटी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर्ट्ज में या फिर 1/सेकंड में, एक ही बात है। ठीक है, बताओ क्या कहते हो। कैलकुलेशन थी आ रही है, हो जाएगी ये कैलकुलेशन सिखाऊं, बता देना कैलकुलेशन, फिर 5th क्लास में चलेंगे। 5th क्लास की बुक ले आना कल, फिर मैथ सीख लेंगे थोड़ी सी, और क्या होगा फिर, क्या कर लोगे। अब एक छोटी सी वीडियो आपके लिए पेश है, आप ऐसा समझो जैसे कि मूवी देखने आए हो, बस आपको एंटरटेन करना है, मजे लेके पढ़ोगे तो मजा आएगा, तो टेंशन के अलावा कुछ नहीं आएगा। टेंशन तो आएगी बहुत बढ़िया, उसके अलावा कुछ नहीं। बता रहा है आपके चारों तरफ की चीजें यही तो हैं जो आपके चारों तरफ रहती हैं। टीवी आपके घर में रहता है, गमले, फोटो फ्रेम, देखो टीवी से भी रेडिएशन निकल रहा है, गामा रेज होती हैं, एक्स, ये सब क्या EMR है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेड्स, विजिबल, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है इसकी, वेवलेंथ वेरी कर रही है ना। रेडियो वेव्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EMS, सबको अगर एक साथ मिला दो तो सबसे मैंने बताया भी होगा, दुनिया की हर चीज अपने अंदर से रेडिएशन निकालती है, वो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वाटर वेव्स की तरह होती है,
है ना, पानी की वेव की तरह ही तो चलती है वो भी, अगर वेव नेचर मानी जाए। देखो दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी चल रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्रेस्ट ट्रफ क्या कहलाएगी, लैम्डा वेवलेंथ। देखा अब ये कितनी बड़ी चीज दिखाई इसने, ये आपने समझे नहीं सर, ये इसने इतनी बड़ी चीज बता दी। यहाँ 1 सेकंड में जो इसने करा था, जूम और करा था, आप बुक से नहीं समझ सकते इस चीज को, इतनी बेहतरीन चीज बता गया है। ये बोल रहा है कि वेवलेंथ होती है क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, ठीक। कह रहा है कि वेव की वेवलेंथ इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि अगर आप, ये तो जूम करके दिखा रखा है, आप दूर से देखोगे तो आपको एक सीधी लाइन ही दिखाई देगी। इसने किया था जूम, देखो आपने ध्यान नहीं दिया ना, देखो कह रहा है कि इतनी कम होती है, आपको देखो यहां देखो सीधी लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में सीधी लाइन नहीं है। इसको जब आप जूम करके देखोगे तो वेव है, लेकिन इसकी सीधी लाइन दिखने का रीजन क्या है, लैम्डा वो इतना कम है कि वो सारे क्रस्ट आसपास इतने एक दूसरे के आए हुए हैं कि आपको सीधी लाइन ही दिखाई दे रही है। तभी तो आपको लाइट ये सीधी चलती है दिखाई देती है वेव, लेकिन आपको सीधी चल रही दिख रही है। क्यों, वेवलेंथ इतनी कम है कि उसके लैम्डा, वो जो क्रस्ट इतने एक दूसरे से मिले हुए हैं कि आपको सीधी लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना जूम करेगा वो उसको, नैनोमीटर्स, मतलब तभी तो इतनी कम होती है नैनोमीटर। देखो ना जूम करेगा कितने बड़े, आप मजा देखो, दिख गई वेव। अब ये 1 सेकंड में काम काउंट कर रहा है कितनी वेव पास हो रही है, वो क्या कहलाएगा, अभी बताया था मैंने फ्रीक्वेंसी, 3 वेव पास हुई तो 3 हर्ट्ज जाएगा। अब देखो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जो मैंने स्केल बनाई थी सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स थी, और सबसे स्टार्टिंग में थी गामा रेज, तो गामा रेज सबसे ऊपर दिख रही होंगी आपको। अब वेवलेंथ बड़े होने का क्या मतलब है, क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या है, क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, यही तो मतलब है। और क्या है, तो देखना वेव को कैसे वेरी कराएगा, ये ज्यादा वेवलेंथ है, कम हो गई बीच की लेंथ, और कम हो गई, और कम हो गई, देख रहे हो। ठीक है, अब देखो हर चीज से वेवलेंथ देखो, बाहर से आ रही, टीवी से निकल रही, दीवार से निकल रही, ये बताया तो था मैंने। इस वक्त हम बैठे हुए हैं ना, तो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जाल बना हुआ है, हम अब जाल के अंदर बैठे हुए, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। दिखाई कौन सा देता है, सनलाइट वाला, जो विजिबल रेंज में पड़ता है ना। देखो हम ऐसे रूम जो EMR वेव से घिरा हुआ है, उसके अंदर EMR वेव भरी पड़ी है, हर चीज EMR वेव छोड़ रही है, ठीक है, ये होती है सिचुएशन। कह रहा है कि सिर्फ कौन सी डिटेक्ट होंगी, ये देखो बीच वाली, कौन सी विबग्योर वाली, वो डिटेक्ट हो सकती है आंखों से, बाकी नहीं दिखाई देंगे आपको। बताओ दीवार से रेडिएशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, बल्ब से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है रोशनी का ना, क्योंकि ये विजिबल रेंज में पड़ता है, तो दिख रहा है आपको। Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected, and other wavelengths. अब कोई चीज हमें कलरफुल क्यों दिखाई देती है, एक चीज अपने अंदर से रेडिएशन निकाल भी रही है, साथ साथ मैंने क्या बताया था, वो साथ साथ है, जिस कलर की वो होती है उसी कलर की वो फेंक देती है, बाकी सब ऑब्जर्व करती है, इसलिए चीजें हमें कलरफुल दिखाई देती है। ये तो पढ़ा होगा आपने चीजें फिजिक्स के अंदर, तो ये सब EMR में याद। अब देखो ये पत्ती है, ये आपको हरी क्यों दिखाई दे रही है, ये एब्जॉर्ब भी कर रही है रेडिएशन, देखो, और बाहर देखो, बाहर कैसे निकाल रही है, हरा कलर बाहर निकाल रही, तो हमें कैसे दिखाई देती है, ग्रीन कलर दिखाई देती है। ये होता है कॉन्सेप्ट, कुछ एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, देखो कितना बढ़िया इमेजिनेशन दे रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट भी कर देती होगी, है ना, कुछ
एब्जॉर्ब भी कर लेती होगी और जो रिफ्लेक्ट करती है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, एक्सरे सारी वो होती हैं, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, ये तो बता रहा है कि मौसम में जनवरी जून जुलाई में दुनिया में कौन सी, मतलब दुनिया के अंदर कहां कहां कौन सी वेव्स चल रही है ना, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज है ना, कोई सी भी रेज, ये तो आपके काम का नहीं है। खैर खास मेन चीज वो होती जो मैंने समझाई थी। ठीक है, वो समझ में आया था नहीं, मेन चीज वो होती है ना कि भैया जो दुनिया की हर चीज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। एक बढ़िया चीज क्या बताई थी, लाइट आपको सीधी चलती हुई दिखाई देती है लेकिन चल वेव्स में रही है, तो क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे, भैया उसकी लैम्डा इतनी कम है, वो इतने पास पास है, इतने पास पास मिल के चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीधी है, लेकिन जूम करके देखोगे तो वो वेव्स फॉर्म में चल रहा है। ये बहुत बढ़िया चीज निकल का है इसके अंदर से। एक इसने फ्रीक्वेंसी देखो कैसे लगाई थी, घड़ी ऊपर फिट कर दी, एक पॉइंट फिक्स कर दिया, वेव जितनी पास हो रही काउंट करता जा रहा था। 3 वेव्स पास हुई थी 1 सेकंड में, तो उसने फ्रीक्वेंसी खट देनी सी बता दी 3 हर्ट्ज या 3 पर सेकंड, मतलब 3 वेव्स पर सेकंड पास हो रही है एक पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें थी। ठीक है, चलो तो आगे चलो। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा, तो हमारा कौन सी नेचर होगी, वेव नेचर हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो बोल रहा है कि किसी भी चीज में इतनी एनर्जी आती कहां से है कि वो अपने अंदर से हमेशा एनर्जी निकालती रहती है। ये अधूरा स्टेटमेंट है। मैंने क्या बोला था, साथ साथ एब्जॉर्ब भी तो कर रही है, वो साथ साथ एब्जॉर्ब भी कर रही है, साथ साथ निकाल भी रही है, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है इसका। अगर ये एनर्जी ही निकालती रहती तो ये बर्फ ना बन जाती, लेकिन ये ऐसा है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये रिलीज भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है। तो दुनिया की हर चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल रही है, साथ साथ उतना ही अमाउंट में एब्जॉर्ब भी कर रही है, इसी वजह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है ना। हमें सोचने की जरूरत नहीं उसमें एनर्जी आती कहां से है, भैया वो इक्विलिब्रियम में पूछो। अच्छा वैसे ही कह रहे हो, चलो तो यहां देखो वैसी वैसी देखते हैं क्या है आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, देखो वेव नेचर तो होगी, अब कौन सी नेचर चलेगी, पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर, क्या तो यही चीज तो समझा रहा हूं था मैं। तुम बोल लो पेंसिल ली, ले ली, आप क्या करूं इसमें, हाँ मैं ये तो बता रहा हूं, अगर ऐसा होता तो इसका टेम्परेचर डाउन होता नहीं होता। बर्फ कहने का मतलब है वो ठंडी हो जाएगी, बर्फ का मतलब ये नहीं कि ये पानी बन के फिर बर्फ बन जाएगी। बर्फ तो मैं ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में कह रहा था कि बर्फ क्योंकि ठंडा होता है तो ठंडी हो जाएगी ये। अब ये थोड़ी ना ये पहले प्लास्टिक से पहले पानी बना, पानी से फिर बर्फ बन गई, ये तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कह रहा था यार, मेटाफर यूज किया था मैंने वहां। मेटाफर समझते हो, सिंबॉलिक फॉर्म में कंपैरिजन करने की। तो नेक्स्ट क्या हमारा, पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर, और इसको किसने प्रूफ किया था, प्लांक ने, और इसलिए इस थ्योरी को क्या नाम दिया जाता है, प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैंने बताया था प्लांक ने अपनी एक पूरी मैकेनिक्स दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जबकि मैक्सवेल बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बात करती है बड़े ऑब्जेक्ट पर, क्वांटम मैकेनिक्स बात करती है छोटे से ऑब्जेक्ट पर। बड़े ऑब्जेक्ट जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट जो हम आंखों से नहीं भी देख सकते, ये माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, है ना। तो प्लांक की जो क्वांटम मैकेनिक्स है वहां अप्लाई होती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर को बहुत सारी चीजें सपोर्ट करती हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन सपोर्ट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट करता है ना, लाइन स्पेक्ट्रा सपोर्ट करता है, ये सब पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहले 1 बाय 1 देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बताओ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आप क्या समझते हैं, मतलब ब्लैक बॉडी क्या होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं कृष्णिका।
है ना भैया? हिंदी में शायद मैं सही बोल रहा हूं, ये बोलते हैं। अरे बताओ यार, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। कृष्णिका बोलते हैं शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। गलत है? गलत है? अरे तुम हंस रहे हो सकता है गलत हो यार। गलत है? मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों से। कृष्णिका बोलते हैं। तुम हिंदी मीडियम में हो तो ये नहीं बोलते? अच्छा, मुझे लगा इसलिए हंस रहे हो, शायद मैंने गलत दिख दिया हो। मुझे कंफर्म नहीं, शायद मेरे जितना ध्यान आ रहा है तो कृष्णिका बोलते। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है भैया? ब्लैक बॉडी हम उस ऐसी बॉडी को मान के चलते हैं जो अपने अंदर से सारा हर तरह की वेवलेंथ निकालती है, या फिर उल्टा हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हमारी ब्लैक बॉडी। डेली लाइफ में वैसे तो ब्लैक बॉडी कुछ भी चीज नहीं होती, लेकिन अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। जैसे सूरज है, सूरज को मैं ब्लैक बॉडी मान सकता हूं क्योंकि सूरज अपने अंदर से सारी रेडिएशन निकाल रहा है। दूसरा कार्बन ब्लैक, मतलब जैसे कोयला होता है ना, कोयला ऐसा आता है कार्बन ब्लैक, बिल्कुल काले रंग का। उसके ऊपर आप कुछ भी लाइट गिराओगे सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो भी ब्लैक बॉडी मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेट मान सकता हूं। परफेक्ट वो भी नहीं है आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है? तो वो होती है ब्लैक बॉडी। तो दुनिया के अंदर जो भी ब्लैक बॉडी होती है तो वो हर तरीके की वेवलेंथ निकालेगी। वो हर तरह की वेवलेंथ का जब इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में ग्राफ खींचा गया, है ना, एक ग्राफ खींचा गया, ब्लैक बॉडी हम बना भी सकते हैं। कैसे? आप एक सर्कुलर कोई कुछ भी चीज ले लो और उसमें यहां पे एक हल्का सा होल कर दो और यहाँ पे एक छोटी सी इस तरीके की शेप बना दो। इसमें एक लाइट गिराओ आप, वेव्स कोई भी, तो जब यहाँ टकराएगी ऐसे घूमती रहेगी टकरा के, क्या कभी इससे बाहर आएगी? ये नहीं। तो आप इसे देखो, मैंने इसके ऊपर लाइट गिराई, हर तरीके की वेवलेंथ इसके ऊपर गिराई, वो इसके अंदर चली गई, इससे बाहर नहीं आई, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट क्या मान सकता हूं? ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी मान सकता हूं, है ना। एक इसका टेम्परेचर एक फिक्स था T। अब मैं इस ब्लैक बॉडी को गर्म करना शुरू करूं तो इसके अंदर से भी वेव निकलेगी, वेवलेंथ निकलेगी, नहीं निकलेगी? ये मैंने ब्लैक बॉडी बना ली, पहले इस पर लाइट गिरा के इसे ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कराया। अब मैं इसे गर्म कर रहा हूं, जैसे जैसे गर्म करते हैं वेवलेंथ वैसे वैसे निकलती है। आपने कभी लोहार के यहां देखा हो, लोहा गर्म होता हुआ देखा हो, वो कैसे कलर चेंज करता है आपने जब आप उसे गर्म करते हो, है ना। पहले हल्का लाल होता है ना, फिर हल्का सा नीला होता है, लास्ट में बिल्कुल व्हाइट हो जाता है वो। आप कभी लोहे को गर्म होता हुआ देखो भट्टी के अंदर, उस पर फोकस करना। जैसे जैसे आप उसे गर्म करते हो, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो वो कलर चेंज करता है। सेम चीज यहाँ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा। कलर इन द सेंस, वहां तो कलर हमें दिखाई देगा आयरन का, क्योंकि वो विबग्योर में बढ़ता है, लेकिन इसमें विबग्योर में जरूरत ना पड़ रहा हो, तो कलर चेंज ना बोल के हम बोल देंगे वेवलेंथ चेंज होगी। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगा। ठीक, एक होता है रेडिएशन की वेवलेंथ और एक होता है रेडिएशन की इंटेंसिटी। वेवलेंथ तो आप जानते हैं, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, या एक पूरी वेव की लेंथ, ये है वेवलेंथ। इंटेंसिटी क्या होता है, कोई बताएगा इंटेंसिटी? इंटेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं तीव्रता। कोई डेली लाइफ का एग्जांपल, आपकी कोई डेली लाइफ के एग्जांपल समझा सकता है कि सर आपने ये देखा हो तो ये होती है ब्राइटनेस, वो इंटेंसिटी, कि सर आपने कभी ये देखा है? हाँ देखा, यही होती है बस इंटेंसिटी। ऐसा बता दो कुछ, वरना फिर मैं बताऊंगा ही। हैं? फैन? क्या फैन? हाँ, अब जैसे स्पीड मूव होता है, हाँ, जैसे बढ़ाते रहेंगे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। अच्छा ये बताओ, जो क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं किस किस को समझ आया? हाँ आया तुम्हें किसी को समझ? बताओ क्या है इंटेंसिटी, जो इन्होंने बताया समझे क्या? ये तो आप रोटेशन की बात कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ इंटेंसिटी। नहीं, कोई डेली लाइफ का एग्जांपल, किताबों से बाहर होकर दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, दुनियादारी जो चल रही है हमारी डेली लाइफ की, जिसमें हम ये रेस लगा रहा है,
अच्छा रे, इसने रनिंग करनी स्टार्ट करी, ठीक है। ये स्टार्टिंग में 2 मिनट में मान लो 5 मिनट में 100 मीटर दौड़ता है, करते 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 10 मिनट में अच्छा 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सर इससे इसकी ऐसे इंटेंसिटी बढ़ गई हो जाती हाँ ये समझ में आ गया। हैं? अच्छा आप ये देखो, मोबाइल तो दिख ही रहा है। ये बताओ ये क्या, ये क्या सिस्टम है? ये क्या है? ये क्या क्या बोलते हैं इसको? बोलो दोबारा। ये इंटेंसिटी। खत्म। सोचना ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बता रही, चक्कर काट रहा है, वहां जाके गिर रहा है। समझ में? इंटेंसिटी क्या होता है? ब्राइटनेस। जो आपके हाथ में मोबाइल है, दिस इज इंटेंसिटी। अब आप सोचो ब्राइटनेस क्या होती है। आप डे लाइफ में यूज करते हैं ना, यार ब्राइटनेस कम हो रही, बढ़ा देना। आप वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का दूसरा नाम है ब्राइटनेस, और आप डेली यूज करते हैं मोबाइल में इसको, और ये ऑटोमेटिक आजकल अपना आप एडजस्ट कर लेता है ना। तो लाइट को देख के डिटेक्ट करता है, उसी हिसाब से अंधेरा कर लोगे तो ब्राइटनेस बढ़ा लेगा ये अपना आप, और आप दिन कर दोगे ब्राइटनेस हटा लेगा। तो इंटेंसिटी होती है ब्राइटनेस। जब आप मोबाइल की ब्राइटनेस कम रखते हो तो आपको रोशनी कम आती हुई नजर आती है या ज्यादा आती हुई नजर आती है? तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन जो उसमें से निकल रहे हैं वो कम निकल रहे हैं। अब सिंपल। ब्राइटनेस जब आप बढ़ा लेते हो, क्योंकि लाइट फोटोन से ही तो मिलकर बनी है। प्लांक ने यही तो बताया था, ये प्रूफ करेंगे प्लांक आगे चल के। जब आप ब्राइटनेस बढ़ा लेते हो तो आपकी आंखों पे एक चमक सी पड़ती है। क्यों पड़ती है? फोटोन ज्यादा निकल रहे, अब वो आपकी आंख पे एकदम जाकर टकरा रहे, तो आपकी आंख एकदम खुल जाती है। तो ये है फोटोन्स का ज्यादा निकल रहा है। ये भी क्या है? ये इंटेंसिटी है बस, और कुछ नहीं। तो इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट एरिया से कितने फोटोन्स निकल रहे हैं 1 सेकंड में। तो ब्राइटनेस कम होती है तो कम निकलते हैं, ज्यादा होती है तो ज्यादा निकलते हैं, इसलिए ब्राइटनेस ऊपर नीचे होती है। सिंपल। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे, कोई चलता फिरता कि भैया इंटेंसिटी क्या है, नो मोबाइल चलाया नो वहां चलाया, ब्राइटनेस ऊपर नीचे करी, हाँ बस वही है, वैसे खत्म, खुद ही समझ जाएगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वाई एक्सिस पे तो लेंगे हम क्या? इंटेंसिटी। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? इंटेंसिटी। बताने की जरूरत है क्या है? बताओ दूसरा नाम क्या है इसका? ब्राइटनेस। ठीक है। और वेवलेंथ तो आप जानती होंगे, है ना? वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज कर रही है और इंटेंसिटी ऐसे इंक्रीज कर रही है। ठीक। अब प्लांक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कौन सी नेचर को सपोर्ट किया था? पार्टिकल। मैक्सवेल कौन सी नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं? वेव। सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा मैं, नेचर पूछ रहा हूं। ठीक है। तो प्लांक कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर, मैक्सवेल कह रहे हैं वेव नेचर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन की जब इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा के बीच ग्राफ खींचा गया, अब आप ये मत पूछने ग्राफ कैसा आया, ग्राफ एक्सपेरिमेंटल है, पूरी इक्वेशन होती है इसकी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ ग्राफ से ही स्टार्ट करना है। और इस ग्राफ को खींचने में 2 साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। एक है स्टीफन, अपना उनका बोल्ट्जमैन लॉ था उसके हिसाब से, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और एक दूसरे हैं वीन्स, अगर आपने सुना हो नाम इनका, वीन्स लॉ, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। स्टीफन ये बोलते हैं कि किसी भी बॉडी से या ब्लैक बॉडी से निकलने वाला जो रेडिएशन की पावर है, भैया पावर होती है ना, पावर, इंटेंसिटी तो पर यूनिट एरिया है। जब आप पूरे एरिया पे निकालोगे तो वो पावर बन जाएगी। तो पावर पर यूनिट एरिया अगर आप निकालो, प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 4 के। कह रहे हैं कि किसी भी ब्लैक बॉडी से जितनी भी पावर बाहर आ रही है वो टेम्परेचर की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगा? 4 के। वीन्स बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ है लैम्डा एक्स, और टेम्परेचर, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा?
कैसे, अब इन दोनों को मैं समझा देता हूं। ग्राफ खींचा मैंने इसका, ग्राफ समझ रहे हो क्या, ये ब्लैक बॉडी से जो अलग अलग टेम्परेचर पर वेवलेंथ बाहर आ रही है वर्सेस उसकी इंटेंसिटी। मैं कर्व खींचा तो कर्व आपको कुछ इस तरीके का मिला, ये ला ना, वेव के फॉर्म में नहीं चलती, ये पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। ठीक है, किस फॉर्म में चलती है, ये पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, ये वेव के फॉर्म में नहीं चलती। छोटे छोटे पैकेट होते हैं, है ना, छोटे छोटे पैकेट होते हैं। मतलब वेव जो होती है ये किस के फॉर्म में चलती है, पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट। और एक पैकेट्स की एनर्जी क्या होती है, h न्यू, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो, एक पैकेट की एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट आएगा h, तो क्या आ जाएगा h न्यू, जहां पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बोलो कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, बोलो। तो जो लाइट है, अगर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करना है तो लाइट को किससे जुड़ा हो, किससे, लाइट को कैसा मानोगे, आप मानोगे लाइट ऐसा है जैसे पार्टिकल। लेकिन आप बोलोगे सर तो हमें तो नहीं दिख रहे पार्टिकल, पैकेट दिख रहे निकलते हुए, कोई पैकेट दिख रहा है, किसी तुम्हारे के अड्डे पास कोई पैकेट निकल का आया हो, आपके सामने गिर गया हो, आपने उठा के जेब में रख लिया हो, सोचने वाली बात है। तो भैया वो पैकेट इतने छोटे हैं वो हम आंखों से देख नहीं सकते और बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रहे। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा, ये जो एनर्जी है वो कितने फोटोन की है, एक फोटोन। अगर मान लो n फोटोन है, इफ n फोटोन, तो बताओ एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू NH न्यू, ये हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, आप बोलोगे सर कुछ मजा नहीं आया बात में, तो मजा नहीं आया तो देखो मजा, आपने कट्टा तो देखा है, कट्टा सिंपल जो आती है बंदूक, सिंपल लोकल वाली। तो यहां मैंने बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया है और तुम में से एक को यहां पर खड़ा कर दिया है। कट्टे की खास पहचान होती है, 1 मिनट में हद से 4 या 5 गोली फायर कर सकता है, ज्यादा फायर नहीं करता है ना। मैं लिख देता हूं 6 बुलेट पर मिनट फायर कर रहा है। तो अगर एक आदमी वहां खड़ा होकर गोली चलाता है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है, 6 गोली इस पर टकराएंगी, तो क्या ये आदमी 6 गोली को अलग अलग टकराता हुआ देखेगा या नहीं देख पाएगा, देख पाएगा। 1 मिनट में 6 मतलब 60 सेकंड में 6, मतलब 2 बुलेट के बीच में 10 सेकंड का गैप है, और 10 सेकंड का गैप बहुत अच्छे खासे कोई भी आदमी फील कर लेगा। 10 सेकंड का गैप फील नहीं कर सकते, 1 2 3 बहुत बड़ा गैप है यार 10 सेकंड का, तो 10 की 10 टकराती हुई नजर आएंगी, है ना। ये बुलेट भी बना दी मैंने आपको, अपने हिसाब से बना लेना। एक फिर आप गए कि नहीं भाई मजा नहीं आया, आप गए एक AK-47, है ना, ये लिया आपने AK-47, ठीक है, स्पेशल है ये, SPG कमांडो के पास जो रहती है। यहां भी आपने बुलेट प्रूफ AK-47, AK-50, AK-56 भी आती है, 500 बुलेट फायर करती है 1 मिनट में, छलनी कर देगी, छन्नी सी बना देगी 1 मिनट में अगर एक साथ फायर करती, चाय रख दो, ठीक है, छलनी कर देगी, छलनी, ठीक है। 1 मिनट में 500 तक बुलेट फायर करती हैं, इससे ज्यादा वाली भी आ रही है आजकल मार्केट में। तो एक बताओ, एक 60 सेकंड में 500, तो 2 बुलेट के बीच में 1 सेकंड से भी कम का गैप है, क्यों भाई बताओ। अगर 1 मिनट में 60 भी बुलेट फायर करता तो 1 सेकंड का गैप आता, 500 यानी कि 1 सेकंड में लगभग कितनी बुलेट निकल रही होंगी आप बताओ, चलो हिसाब लगा के बताओ। एक बुलेट में अप्रोक्सीमेट कितनी बुलेट फायर कर रही होगी ये AK-47, अप्रोक्सीमेट बता दो। 1 सेकंड में 8, हाँ 8 या 9 के आसपास। 1 सेकंड में 8 गोली, सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो जब ये यहां पर टकराएंगी, ईमानदारी से बताना, इस आदमी को ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये गोली तो नहीं है, ऐसा क्या है पूरी लाइन से टकरा रही है कोई चीज, बहुत ज्यादा है ना क्वांटिटी में, जबकि दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन ये नंबर बढ़ा दिया आपने,
नंबर बढ़ा दिया 500 गोली, ठीक है। तो जब आप 1 मिनट के अंदर 500 गोली AK-47 में से जो बाहर आ रही हैं उसको देख नहीं पा रहे हो अलग अलग, तो बल्ब 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 23 फोटोन फायर करता है, ये कैसे देख लोगे अलग अलग? हमारे एचडी कैपेसिटी तो होती है ना, जब तक 1 मिनट में कोई चीज 15 बार रिपीट होती है हम तब तक देख सकते हैं, 1 सेकंड में 15 बार हम तो उस कैपेसिटी से तक देख सकते हैं ना, नेक टाइम से 1 सेकंड में 15 बार रिपीट होती है। नहीं, मैं तो आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूं ये चीज। मैं अभी यहाँ 1 लाख कर दूंगा बुलेट तो आप कहोगे हाँ ठीक है, मतलब समझाने के तौर पे बताई है कि भैया अगर 1 मिनट में 500 बुलेट फायर होगी, अब तुम काउंट करके दिखा दोगे, कर दोगे काउंट, खड़े हो 1 2 3 भैया 1 मिनट में कितनी 8, आप बोल भी नहीं पाओगे, आप बोलोगे ना 8 गोली जा चुकी होंगी, है ना। तो ये तो मैंने बता दी 500, मैं बता दूंगा 500 600 के बीच में फायर कर रही है, गिन के दिखा दोगे। तो ये कहने का मतलब है कुल मिला के आप फर्क नहीं कर पाओगे गोलियों के बीच में, क्यों? नंबर बढ़ा दिया ना आपने। तो मेरा कहने का मतलब ये है बल्ब से जो पैकेट निकल रहे हैं और आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हो, वो इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हो, कितने हैं, लाखों अरबों खरबों 1 सेकंड में बाहर आ रहे हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसमें, नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको लाइट कंटिन्यूअस दिखाई देती है जबकि पैकेट से बनी है, और पैकेट अलग अलग होते हैं, वरना पैकेट से झड़ने चाहिए थे, यहाँ पे तारे से निकलने हैं। हाँ, ये सब चीज तो एक्सपेरिमेंटल है, दुनिया भर की मशीन अवेलेबल है आज, अब वो मशीन यहां तो नहीं लाई जा सकती, ठीक है ना। जब ये बात बोली गई है तो तभी बोली गई है जब मशीन का इन्वेंट हो गया है। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें, ये कोई हवा में नहीं बोली गई ये चीज, बात ये बोल रहा हूं मैं, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है सारी चीज, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया। बाकी आप फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, 1 फोटोन की h न्यू और n फोटोन की nh न्यू। न्यू बराबर क्या होता है, c बाय लैम्डा। तो इसको आगे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, hc बाय लैम्डा या फिर nhc बाय लैम्डा। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज यहीं रहने देते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। DPP2 अब कल आते डिस्कस करेंगे, मतलब जब भी क्लास होगी, वरना फिर लास्ट में टाइम नहीं मिल पाता। इसको नोट कर लो, ये भी करोगे ना, ये भी यहां से कर लो। ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको शुरू में तो बहुत आसान लगेगा, मॉडल जहां तक तरबूजा वहां तक तो आपको आसान लगेगा, ये तरबूजा आपने खाया है, तरबूज के बाद फिर दिक्कत देगा आपको। अब इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा आगे, इसको आगे कर लोगे, शूज उतार के चढ़ना है।